व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। जिसका खदशा था वही हुआ। जो अपोजिशन कह रही थी कि ऐसी जीआईटी जो इस हुकूमत की जो शराफिया है या हुकूमत है, शरीफ फैमिली जो है, उसका एहतसाब करे या उनको लेकर आए सवालों के सामने, उनको फिर बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। यही हुआ। बादियो नज़र में जीआईटी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी रिपोर्ट जमा कराई है, उसमें 6 के 6 मेंबरान ने कहा है कि उनको हैरास किया जा रहा है, उनकी अहल खाना को तंग किया जा रहा है, उनकी जॉब को यकीनी बनाया जाए, उनकी फैमिली की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, रिकॉर्ड्स को टेम्पर किया जा रहा है। ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है सरकारी जीआईटी की तरफ से, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच के अंडर बनी है, कि इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर से भी सुप्रीम कोर्ट जवाब तलबी कर सकती है, हुकूमत से जवाब तलबी कर सकती है। और इससे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि हुकूमत जो है वो इस तफ्तीश को किस तरफ ले जाना चाहती है। पिछले कुछ दिनों में व्यूअर्स, हम जानते हैं कि हुकूमत ने जो 2-3 बातें हुकूमत के वज़रा ने बरमला जिसका इजहार किया, जिसमें जीआईटी को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई, वो सारी की सारी कैटेगोरिकली गलत साबित हुई। मसलन ये कहा गया हुकूमत की तरफ से कि ये जो एक मेंबर है अजीज़ साहब जो है, ये उस जनरल अजीज़ के बेटे हैं। आमिर अजीज़ उस जीआईटी के मेंबर आमिर अजीज़ उस जनरल अजीज़ के बेटे हैं जिन्होंने मुशर्रफ के साथ मिलकर नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता पलटाया था। ये हुकूमत की तरफ से कहा गया सैबोटैज करने के लिए जीआईटी क्रेडिबिलिटी को, लेकिन ये दावा, ये बयान गलत और झूठा साबित हुआ। हुकूमत की तरफ से जीआईटी को कॉन्ट्रोवर्शियल करने के लिए ये कहा गया कि एम्बुलेंस के जरिए हैरास फैलाया गया, शरीफ फैमिली को तंग किया गया, एम्बुलेंस बुलवा के जीआईटी वालों ने जो है वो सारे जो तफ्तीश की क्रेडिबिलिटी ख़राब की। ये भी झूठ साबित हुआ, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में तारिक फजल चौधरी साहब ने ये कहा कि पिम्स के वो हेड हैं, उन्होंने अपने तौर पर ये एम्बुलेंस भेजी थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि वहाँ पे जो वीआईपी शख्सियत यानी हुसैन नवाज मौजूद हैं, वो कहीं ब्लड प्रेशर हाई या लो उनका ना हो जाए। वो उससे कतई नज़र क्यों उन्होंने भेजी, लेकिन खुद भेजकर हुकूमत ने उसको एक साजिश का रंग दिया जीआईटी करी हुकूमत के खिलाफ। तो इससे भी इस नुक्ता नज़र को तकवीत पहुंच रही है कि हुकूमत बजाय फाइनेंशियल करप्शन के सवालों के जवाब दे, अवाम का फोकस उस तरफ रहे, फोकस लेके जा रही है नॉन इश्यूज और गलत इशू जो झूठ भी साबित हो रहे हैं, खासतौर पर इन 2 उसके ऊपर। इसके बावजूद हुकूमत कह रही है उनके ज्यादती हो रही है, सख्ती हो रही है। तस्वीर का मामला उठा, वो मामला भी आज क्लियर हो गया। ऑनरेबल जज जस्टिस जाजुल हसन ने आज कहा है कि तस्वीर में हुसैन नवाज को कुर्सी दी गई है जिसमें वो आराम से बैठे हैं, तो उसमें परेशान होने की क्या बात है। ये हुकूमत से उन्होंने कहा है कि जो इतना वाविला और उसको आउट ऑफ प्रपोर्शन दिखाया जा रहा है। तो हुकूमत सवालों के जवाब देने के बजाय, शरीफ फैमिली उस पर फोकस करने के बजाय, जब जीआईटी को क्रिटिसाइज कर रही है, जीआईटी को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रही है, तो इससे तासुर बहुत से लोग ये ले रहे हैं कि हुकूमत के पास या शरीफ फैमिली के पास अगर जवाब हो तो वो जवाबों में फोकस करे, बजाय इसके क्रेडिबिलिटी पे, उस इदारे की जिसकी क्रेडिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी तक सेटिस्फैक्ट्री है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, नबील गबोल साहब, फैसल वाडा साहब, ये तमाम लोग मौजूद हैं। मैं हुकूमत के पास जरूर आऊँगा इस सब चीज़ों को लेकर, लेकिन नबील गबोल साहब, ये जो मैंने सवाल उठाए हैं, जिससे एक एक चीज़ से चल रहा है पता है, हुकूमत की एक एक चीज़ जो कॉन्ट्रोवर्शियल बना रही है जीआईटी को, वो एक एक चीज़ गलत साबित हो रही है। ये क्या इत्तफाकन है या ये इसको प्लान किया जा रहा है आपके ख्याल में? देखिए, मैं तो कुछ दिनों से यही समझ रहा हूँ कि ये प्री प्लान्ड है सारा। और प्री प्लान्ड इस तरह मैं लूँगा कि देखें, ये जीआईटी की जो अथॉरिटी है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जीआईटी है। ये कोई पिंक पैंथर इन्वेस्टिगेटर नहीं है जो आकर जो है जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस तरीके से इन्वेस्टिगेट, जो मैंने तो वो मूवी देखी है पिंक पैंथर की, जो इन्वेस्टिगेटर है जिस तरह वो इन्वेस्टिगेट करता है, इस तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। इन्वेस्टिगेशन जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आपके पास फुल अथॉरिटी है, आप प्राइम मिनिस्टर को भी बुला रहे हैं, और साथ में आप फिर ये भी रो रहे हैं कि आपको जो है काम करने नहीं दिया जा रहा है, और आपके कागजात को जो है वो टेम्पर्स किए जा रहे हैं, टेम्परिंग हो रही है कागजात में। तो मैं समझता हूँ कि ये, और फिर हुसैन नवाज का फ़ोटो लीक होना, और फिर कल प्राइम मिनिस्टर की पेशी के बाद फिर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर एक मासूमाना चेहरा बनाएंगे और वो भी तस्वीर लीक आउट हो जाएगी। तो ये एक इलेक्शन कैंपेन है ये जीआईटी,
जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून को मजलूम और मासूम साबित करने के लिए आवाम के सामने कि जी देखें बहुत बड़ी बात है। कल एक मिनिस्टर ने कहा कि GIT के सामने प्राइम मिनिस्टर पेश हो रहा है, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि ये बड़ी बात नहीं थी कि प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिसीट कर दिया था, क्या वो बड़ी बात नहीं थी? तो और भी बहुत सारे पीपल्स पार्टी के लीडरान के साथ हुआ है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर जो है चढ़ा दिया गया। तो इनको सिर्फ ये नज़र आ रहा है, तो आवाम को जो बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सारी चीज़ें जो नबील साहब एक बात बताइए, आप जो ये फरमा रहे हैं, आप ये जो कह रहे हैं कि ये GIT जो है वो मजलूम साबित कर रही है शरीफ फैमिली को, तो ये तो फिर आप ये कह रहे हैं कि GIT को फिक्स मैच किया हुआ उन्होंने गवर्नमेंट के साथ, आप ये कह रहे हैं? मैं समझता हूं कि जब पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में GIT अपना काम नहीं कर सकती है, क्योंकि GIT के जितने मेंबर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर से सवाल क्या करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर के मतलब एक ग्रेड 19 के ऑफिसर्स हैं। तो पहले दिन से मैं कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर अगर इस्तीफ़ा देते 60 दिन के लिए 60 दिन तक बाहर रहते और फिर GIT को काम करने देते, फिर किसी को शक और शुबात नहीं होते। लेकिन अभी इसलिए शक और शुबात हो रहे हैं क्योंकि जो नवाज शरीफ चाह रहा है वही हो रहा है, जो मुस्लिम लीग नून चाहती है वही हो रहा है। और मैं तो कल ही कह चुका कि वेल प्लेड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने बड़ा जो है मैं समझता हूँ कि हाउस ऑफ कार्ड्स आप देख रहे हैं और फ्रैंक अंडरवुड की तरह एक्ट कर रहे हैं और बड़ा सही जो है अपनी चाल चल रहे हैं। राइट। फैसल वाटा साहब, आप एग्री करेंगे? ये तो उन्होंने बात ही कुछ और कर दी। इन्होंने भी, एजाज एहसन साहब ने भी यही कहा कि GIT वो कर रही है जो मुस्लिम लीग नून चाह रही है, उनको मजलूम पेश कर रही है। आप भी समझ रहे हैं इसका मतलब हुआ कि GIT जो है हुकूमत के साथ मिलकर सब कुछ कर रही है ये? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए कामरान साहब, हमें थोड़ी पस मंज़र पर जाना पड़ेगा कि जितने भी बड़े इश्यूज़ हैं उन सारे बड़े इश्यूज़ में आप बात करें आमरीत की गोद से पैदा होना, नवाज शरीफ साहब, जनरल जलानी और जनरल ज़ियाउल हक, इसहाक डार साहब की 164 की कन्फ्रेंशियल स्टेटमेंट, नवाज शरीफ साहब हुदैबिया पेपर मिल्स, नवाज शरीफ साहब 4 चीफ ऑफ आर्मी साहब से लड़ाई, नवाज शरीफ साहब डॉन लीग्स, नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन, नवाज शरीफ साहब पैनामा, नवाज शरीफ 3 दफा प्राइम मिनिस्टर भी नवाज शरीफ साहब बने, ये भी तो माने ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ साहब ही सिस्टम है और सिस्टम का नाम ही प्राइम मिनिस्टर साहब है। जो भी सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं वो नवाज शरीफ साहब के अंडर में। मैं ऑन रिकॉर्ड पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि जो एम्बुलेंस पिम्स अस्पताल से आई थी वो IB की एम्बुलेंस थी, उसमें बगिंग डिवाइसेस थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रेलेवेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, और देखिए जहाँ तक नबील कबूल साहब ने एक सिनेरियो क्रिएट किया है, उस सिनेरियो के अंदर एज एन इंडिविजुअल पाकिस्तानियों की बड़ी उम्मीद है, क्योंकि पास हिस्ट्री में कभी इंसाफ ना शरीफ खानदान के केस में मिला है ना किसी बड़े आदमी के केस में मिला है। तो उम्मीद की जा सकती है, लेकिन ये ना बिल्कुल नबील कबूल साहब की बात है एज एन इंडिविजुअल, मैं अभी आपको कह रहा हूँ एज ए पाकिस्तानी कि ये बिल्कुल ट्रक की बत्ती है। उम्मीद करता हूँ कि डॉन लीग्स की तरह सदके के बकरे और कुर्बानी के बकरे ना आए, इस बार सही कुर्बानी हो हाथी और ऊंटों की। और जो ये GIT के अंदर जो ड्रामा किया गया है तस्वीर का, उस तस्वीर में क्या तस्लील हुई हुई है? उसमें उनके पास राइटिंग पैड है, टिश्यू बॉक्स है, एयर कंडीशन कमरा है, बाहर प्रोटोकॉल की गाड़ियां हैं, जैमर्स खड़े हुए हैं। और एक आम आदमी के लिए इस मुल्क के अंदर इसे हथकड़ियां और बेड़ियां लगाई जाती हैं। हम पुरअमन प्रोटेस्ट करते हैं तो 150 आदमी हमें उठा के लेके जाता है हथकड़ियां लगाकर। तो प्राइम मिनिस्टर को हथकड़ी लग जाए इस मुल्क में भाई, प्राइम मिनिस्टर ब्लू बुक के उसके वो हैं कस्टोडियन है, ब्लू बुक का प्रोटोकॉल मिलेगा उनको। आम बंदे तो नहीं है मेरे भाई। आप और मैं तो MNA नहीं है, वो तो प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क के। जी कामरान साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि MNA होना और प्राइम मिनिस्टर मुल्क के होने पे यार आप प्रोटेक्शन ऑर्डर जब तक जारी ना हो स्पीकर की तरफ से आप MNA को अरेस्ट नहीं कर सकते? ये तो आपके दस्तूर ने दी हुई है प्रिविलेज में। नवाज शरीफ का कसूर क्या है? कामरान साहब, ये सिस्टम ही तो नवाज शरीफ साहब का है। इस सिस्टम के अंदर जो मैंने पूरी हिस्ट्री आपको दास्तान सुनाई है, आप भी उसका हिस्सा हैं। नवाज शरीफ साहब ये तो सर आपने दस्तूर बनाया ना पार्लियामेंटेरियन से, नवाज शरीफ ने अकेले तो नहीं बना दिया उन्होंने। बहरहाल मैं उससे आगे जाऊंगा। ये तो अब आप थोड़ी ज्यादती है उनके साथ, अगर उनको एक प्रोटेक्शन मिली हुई है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो उन्होंने तो नहीं बनाई, दस्तूर है इस मुल्क का, उसमें लिखा हुआ है कि एक मिनट सर, एक मिनट कामरान साहब, एक सेकंड दीजिएगा तो फिर मुझे आप जवाब दें कि भुट्टो साहब को किस खाते में फांसी दी गई थी? भाई वो मार्शल्लाह की गवर्नमेंट थी, मौलवी मुश्ताक हुसैन की जाती गरज थी, वो हालात डिफरेंट थे। वो
इंडिपेंडेंट कोर्ट नहीं थी, मार्शल लॉ के दौर में कौन सी इंडिपेंडेंट कोर्ट होती है, आप बताएं मुझे। कामरान साहब चले आपकी डिबेट पकड़ लेता हूं। तो चौधरी निसार साहब ऑन रिकॉर्ड आके कह चुके हैं, डॉक्टर आसिम की हमारे पास वीडियोस 9 घंटे की है मौजूद और हमने तो अभी 15 मिनट की दिखाई है। तो उस वक्त कहां था मेयार कानून का और किधर थी गवर्नमेंट? ये तो अभी की बात कर रहा हूं ना मैं। इनकी तस्वीर लीक हो तो एक अजाब है, वो वीडियोस लीक करें तो कोई मसला नहीं है। दोहरा मेयार तो ना करें, बिल्कुल पूछ लेता हूँ। ठीक है मुसद्दिक मलिक भाई, आपको बड़ा वार्म वेलकम इस प्रोग्राम में। 2-3 सवालात हैं जिनका जवाब मैं आपसे पहले चाहूँगा आप अगर दे दें, और उसके बाद आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं नबील साहब और वाडा साहब की बात भी। जब आप हुकूमत है, आपको सारी चीज़ों का इल्म होता है, फिर आप ये क्यों आपके हुकूमती वज़रा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं GIT के खिलाफ कि आमिर अजीज़ जनरल अजीज़ के बेटे हैं, इसलिए ये GIT की क्रेडिबिलिटी ख़राब है? जब आपके खुद वज़ीर पिम्स में एम्बुलेंस मंगवाते हैं तो आप क्यों से कहते हैं साजिश? आप क्यों, लगता तो ये कि आप साजिश कर रहे हैं GIT के खिलाफ, आप ये क्यों गलत बयानी करती है आपकी गवर्नमेंट और आपके वज़रा GIT को करने के लिए? फिर तस्वीर के मामले को आज जज साहब ने ये कह दिया कि इसमें इतना बड़ा मसला क्यों बनाया हुआ आप लोगों ने? वो आराम से कमरे में बैठे हुए हैं, हुसैन नवाज को कुर्सी दी गई, इस आराम से बैठे हैं, तो परेशान होने की बात है। तो इससे ये शक उभरता है कि आपके पास जवाब तो शायद नहीं है फाइनेंशियल करप्शन के इल्जामात के, शायद हो सकता हो, और आप लोगों को चाह रहे हैं फोकस किसी और चीज़ों की तरफ करें जो सरियन गलत बयानी है इन तीनों अकाउंट्स के ऊपर, एम्बुलेंस, तस्वीर और आमिर अजीज़। जी जनाब। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो जहाँ तक तासुब का ताल्लुक होता है या जानिबदारी का ताल्लुक होता है, वो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से देखी जा सकती है। तो पहला एतराज़ जो हमें है, जो हमें था पहले दिन से था, वो था ताल्लुक़ के अंदर जो तासुब था। यानी ये जो 2 असाब हैं, एक जनरल अजीज़ साहब के साहबजादे तो नहीं हैं, मगर ये कहीं भी लिख के नहीं दिया गया। शायद किसी दोस्त ने बेखबरी के अंदर ये कहा हो कि जनरल अजीज़ के साहबजादे हैं, मुझे उसका मालूम नहीं है। लेकिन जो बात बाकायदगी से कही गई वो ये है कि इनका PMLN, PMLQ, PTI और परवेज़ मुशर्रफ साहब से ताल्लुक़ है। ये एक तासुब था जो ताल्लुक़ का तासुब था। लेकिन हमने ये नुक्ता इस वजह से नहीं उठाया कि हमारा ख्याल था कि सिर्फ ताल्लुक़ के तासुब से कुछ नहीं होता, रवैया जो है वो फेयर होना चाहिए। जब हमने रवैया देखना शुरू किया तो हमें क्या पता चला कि एक साहब आए, उनको कहा कि अगर तुमने अपना एफिडेविट वापस नहीं लिया तो तुम्हें 16 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। दूसरे साहब को धमकाया गया कि तुम वादा माफ गवाह बन के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ गवाही दे दो। और तीसरे साहब जो हैं, कोई कियानी साहब जो हैं, उनके मुतल्लिक तो आपके सहाफ़ी भाइयों ने अखबार के अंदर खबरें लिखी, उस पर मैं क्या तबसरा करूँ। तो तीनों बातों से उनका रवैया जो है वो सामने आ गया। तो तीसरी मेरे 3 सवालों का जवाब नहीं दिया, अगर आपका एम्बुलेंस का जवाब नहीं दिया, मैं देता हूं जी, मैं दे रहा हूं सर, मैं वहीं पे आ रहा हूं। तो अगर पहले ताल्लुक का तासुब भी कायम हो जाए और रवैये का तासुब भी उसको इंडोर्स, अदालत ने रिजेक्ट किया आपका ये सवाल तहफ़्फ़ुज़, ये रिजेक्ट किया इसको। या तो आप अंपायर बन जाए या फिर अदालत को फारिग कर दें। लेकिन अदालत नहीं, हमने अदालत को तो देखिए, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एग्रीइंग एंड एक्सेप्टिंग। अदालत का हर फैसला हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें किसी बात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ है तो हमें ये तो हक हासिल है कि हम मुअद्दबाना तौर पे अदालत के सामने हाजिर हों और आपके जरिए अवाम के सामने भी हाजिर हों। सर आप हाजिर हुए, अब उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया हफ्तों पहले, उसको हम दोबारा क्यों हाईलाइट करते हैं, ये पूछ रहा हूँ मैं सिर्फ। जब अदालत में आपको ट्रस्ट है, इस वजह अदालत ने कह दिया कि कोई मसला नहीं, हम देख रहे हैं चीज़ों को, आप फिक्र ना करें, आप क्यों फिक्र करते हैं? तो मैं यही दरखास्त आपके सामने कह रहा हूं कि अदालत ने उनको इंस्ट्रक्ट किया कि आज के बाद आपने धौंस धांधली नहीं करनी, लेकिन इसके बावजूद उसके बाद आने वाले जितने भी लोग इन्वेस्टिगेशन में गए हैं उनके साथ भी वही रवैया बरता गया जो पहले जो साहब थे उनके साथ बरता गया, जिनको कहा गया कि आप अपना एफिडेविट वापस ले लें। तो उनके रवैये के अंदर तब्दीली नहीं आई। तीसरी बात यह है कि अब आप किसी नुक्ता नज़र से भी तरीक़ाकार को देख लें, आप तरीक़ाकार को ज़रा इस नुक्ते से देखें कि अंदर एक इंटेलिजेंस, उनकी ये इमारत है, ये इस वक्त अदलिया की टोटल कस्टडी के अंदर है। JIT जो है उसने अपने लोग लगाए हुए हैं हर चीज़ के ऊपर, कैमरे के ऊपर, और अब तो वो मान चुके हैं, उन्हें अदालत के अंदर ये माने हैं कि हाँ एक नामालूम शख्स जो है जो वहां पर था उसने ये तस्वीर ली। मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि आज एक नामालूम इदारे से, एक सेकंड ठहर जाइए, एक नामालूम इदारे से, एक मिनट ठहर जाइए, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। एक नामालूम शख्स का ताल्लुक एक नामालूम इदारे से है, उसने लीक की थी, उसको वापस उस नामालूम इदारे में भेज दिया गया है और उसके खिलाफ कोई नामालूम कार्रवाई हो रही है।
तो इन तमाम बातों से आज हमारे वकील ने अदालत के अंदर कहा कि नामालूम शख्स के इस्तेमाल करने से क्या जो JIT है वो बस वो ख़त्म हो गई, उसकी कोई और जिम्मेदारी नहीं थी। उसने सिर्फ ये कहा आप वहाँ पर जाते हैं, आप लोगों को बुला रहे हैं, अंडर ओथ वहाँ पे आप सारी कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप ये तमाम चीज़ें रिलीज़ करते रहेंगे और फिर हर दफ़ा रिलीज़ करने के बाद कहेंगे कि ऊप्स ये एक नामालूम आदमी ने लीक कर दी थी, हमने उसको महकमे में वापस भेज दिया। JIT क्या कर रही है? आपका पॉइंट आ गया। मैं एक सवाल कर रहा हूं आप ये जरा गुफ्तगू सुने, एक बात सुन लीजिए जी, मैं आपकी सुन रहा हूं, मेरी बात सुन नहीं रहे। सब लोग ये कह रहे हैं, गबोल साहब भी यही कह रहे हैं कि ये मुतासिब JIT है, मैं भी यही कह रहा हूं कि इसके अंदर तासुब है, आप भी उसी शुबे का इजहार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि JIT की जो भी कार्रवाई है हमारे साथ मिली, आपके साथ मिली, किसी के साथ तो मिली, जो हर बंदा कह रहा है तासुब है। एक मिनट अब मेरी एक दरख्वास्त सुन लीजिए। मैं, नबील गबोल साहब, फैसल वाडा साहब और आप, हम अपनी राय देने में आज़ाद हैं, हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये JIT सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज कर रही है और उसने उसको मुतासिब नहीं कहा। और उन्होंने आपको ये कहा है आज आपके वकील को कि ये तस्वीर में हुसैन नवाज कुर्सी दी गई है जिसमें आराम से बैठे, तो आप परेशान क्यों हो रहे? तो ये भी एड्रेस हो गया मसला आपका। ये आपको आवाज़ आई मेरी डॉक्टर साहब? मैं डॉक्टर साहब को मेरी आवाज़ नहीं जा रही। डॉक्टर साहब की आवाज़ ठीक करें जी, डॉक्टर साहब की आवाज़ ठीक करें। नबील कबूल साहब, सर नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं कल, बहुत बड़ा दिन है, PMLN के लिए तो एटलीस्ट बहुत बड़ा दिन है, कानून के लिए बहुत बड़ा दिन है। आपके ख्याल में किस तरह के सवाल JIT उनसे पूछ सकती है इस सारे मामले में? उनका तो नाम भी नहीं ऑफशोर कंपनी में प्राइम मिनिस्टर का। कामरान, आपने अगर वो लेटर देखा है JIT जी, मैंने देखा है, रिक्वेस्टेड कहा गया, रिक्वेस्टेड प्राइम मिनिस्टर को, तो उसने रिक्वेस्टेड भी कहा है और साथ साथ एज अ विटनेस बुलाया टू असिस्ट द JIT, नॉट एज एन अक्यूज्ड। ही इज नॉट एन अक्यूज्ड, उसको अक्यूज्ड के तौर पर नहीं बुलाया गया, बट टू असिस्ट द JIT। इसका मतलब ये है कि उनसे कुछ सवालात करेंगे जो आगे से कहेगा भी मुझे नहीं पता है, उसके बाद फिर वो चले जाएंगे। और मेरे ख्याल में मुश्किल से हुसैन नवाज को 6 घंटे लगे यहाँ पे, शायद उनको जो है मुश्किल से कुछ मिनट लगेंगे, और जो सवाल करेंगे तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। अगर कोई जवाब होता तो कौमी असम्बली के अंदर जो उन्होंने पिछले साल तकरीर की थी, वो तकरीर पे से ही वो फिर गए। उन्होंने कहा इम्यूनिटी लेना चाहिए इस तकरीर के, उनके वकील ने कहा। तो जो बातें वो कर चुके हैं, देखिए ना, जो पिस्तौल से निकला हुआ गोली वापस नहीं आ सकता है, इसी तरह ज़ुबान से निकला हुआ जो बात है वो वापस नहीं आ सकता है। जो प्राइम मिनिस्टर ने कौमी असम्बली में बयान दिया वो उसको अगर आप मिलाएंगे JIT के अंदर तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्योंकि उसके अंदर हर सवाल का जवाब है। और साथ साथ मरियम नवाज की और हुसैन नवाज के जो स्टेटमेंट्स हैं मीडिया के अंदर, उसको भी सामने लाया जाए, क्योंकि वहाँ उन्होंने कुछ और बात मीडिया में की है और यहाँ पर कोर्ट में कुछ और बात की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैं बार बार कह चुका हूँ, आपने भी मुझे कहा, पता नहीं कौन से चैनल वाले, कि आपको कैसे पता है कि ये फैसला कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी थी, जिस पे 2 जजों ने जो फैसला दिया वो फैसला था असल फैसला, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सादिक अमीन नहीं रहे हैं, जिस पर D सीट होना था। लेकिन इन्होंने फिर भी कहा कि एक मौका और दे दें, कहीं हम पर कोई ये बात नहीं आ जाए कि हमने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हटाया, ये जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की हमने कोशिश की, हम पर बात नहीं आए, तो JIT को पूरा अथॉरिटी दे दिया। अब JIT भी किसका बनाया? यानी आपके इर्द गिर्द जो आपके कैमरामैन है या जो आपके असिस्टेंट हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, वो आपको कभी भी कोई, अगर आपने कत्ल किया तो आपको बचाने के लिए कोई कोशिश तो करेंगे कभी ना कभी, अगर खुदा न ख्वास्ता आपने कोई उल्टा गलत काम किया, जो कि आप नहीं करते हो। तो सिवाय इसके कि आपने PTI के वो फिरदौस आशिक अवान को बुला लिया था, इसके अलावा आप कोई गलत काम नहीं करते हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर आपको बता दूँ कि हाँ, लेकिन ये राना सनाउल्लाह टाइप लोग जो धमकियां दे रहे हैं ना, ये राना सनाउल्लाह जो पंजाब का जो सबसे बड़ा जो है सुल्तान नबील भाई, मुझे उस पे याद आया, एक्टिंग करता है, और सुल्तान राय फिरदौस साहिबा में मुझे याद आई एक बात। हाँ, सुन लें जरा, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। आपको इस बारे में फिक्र है कि पंजाब से आपकी पार्टी टूट के PTI में शामिल हो रही है? कि कोई फिक्र नहीं? आपने कहा सिंध में हमारा है, बस खैर है, देखी जाएगी। नहीं, हमारे देखें, मैंने पीपल्स पार्टी मैंने भी 4 साल छोड़ी, और मैं उस वक्त भी यही कहता था कि पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ गंदे अंडे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि गंदे अंडे जो है वो निकल रहे हैं या जिनको निकाला जा रहा है।
आप देखें किसी अगर पार्टी मेंबर्स को अगर आप जाने नहीं देना चाहते हैं तो आप उनको संभालते हैं, उनको रोकते हैं, लेकिन ये वो गंदे अंडे हैं जिन्होंने पार्टी को बदनाम किया है, तो उनको जाने दे। लेकिन नबील भाई ये भी हकीकत है ना कि पंजाब में आपकी ग्रिप वीक हो रही है एज अ परसेप्शन वाइज पार्टी के, और लोग ये समझ रहे हैं कि अगर इलेक्शन जीतना है तो हम पीपल्स पार्टी से एटलीस्ट प्लेटफॉर्म चेंज करें। ये आपको नहीं इदराक हो रहा इस बात का? देखें, ये आज मैं आपको बता दूं, अगली हुकूमत जो भी बनाएगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों से ही बनाएगा। चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में इतनी ज़्यादा सीटें उठाए नहीं उठाए, लेकिन बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों की मतलब जो कौमी, ये सर आपका ठीक है पॉइंट आ गया, मुझे आगे चलना है। बिल्कुल ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया, मतलब सही है या गलत है। वाडा साहब, लग ऐसा रहा है कि इस JIT तफ्तीश से नवाज शरीफ साहब जिस तरह मीडिया में डिस्कस हो रहे हैं ज़्यादातर नेगेटिवली, ऑब्वियसली राइटली और रॉन्गली, आपने सियासी फ़ायदा उठाया है। आप पीपल्स पार्टी को तोड़ रहे हैं पंजाब में, पीपल्स पार्टी के लोगों को ले रहे हैं जिनको वो नबील साहब कहते हैं ना गंदे अड्डे, मैं तो नहीं गंदा अड्डा कहूँगा, मेरे ख्याल में तो बड़े इंपॉर्टेंट लोग जा रहे हैं पीपल्स पार्टी से। तो आपने पूरा पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया इस सारे जुडिशल प्रोसेस से जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हो रहा है। कामरान साहब देखिए जी, हम तो पहले दिन से इस मुल्क में एहतसाब के लिए चले थे और एहतसाब के लिए चल रहे हैं, और हमारे वहाँ सीट और नो सीट का कॉन्सेप्ट बड़े पहले से था। देखिए, जहाँ तक आपकी बात जो वहाँ जहाँ से शुरू हुई है, जो इम्पोर्टेंट फोकस है, मैं यहाँ किसी इंडिविजुअल को या पीपल्स पार्टी के जो बंदे हमारे पास आ गए हैं उनको डिफेंड करने नहीं बैठा। मैं अपने चेयरमैन और अपनी पार्टी की तो आपके पार्टी मेंबर बन गए, वो करें डिफेंड उनको, इसकी पार्टी ना जी ना करें, मर्जी आपकी, करना चाहिए आपको जी। देखिए कामरान साहब, मैंने कहा कि मैं ओवरऑल पार्टी और अपने चेयरमैन को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं इंडिविजुअल। चले, मेरा आपसे सवाल है, अब नवाज शरीफ साहब कल जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब कल जा रहे हैं, आपके ख्याल में नबील गबोल साहब ने उसके एक और वर्जन दे दिया, वो तो कह रहे हैं जी मैच फिक्स ये वो, आपके ख्याल में कितना क्रेडिबल कल इंटरव्यू होगा उनका और क्या क्या सवाल उठाए जाएंगे? व्हाट्स योर टेक, क्या आपकी क्या टेक है इसके ऊपर? कामरान साहब देखिए, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओपन एंड शट केस उसी दिन था जब ये मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे सके थे। जब सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे सके तो आज कहां से देंगे? और जो नवाज शरीफ साहब का नाम पैनामा के अंदर नहीं है और उनको बुलाया जा रहा है, वो इसलिए बुलाया जा रहा है जिसको मुखातिब किया जा रहा है एक बच्चे के साथ जो 45 साल का बच्चा है। वो जब बच्चा शनाख्ती कार्ड की उम्र का नहीं था तब भी वो खरबपति था, उसके बाद भी वो खरबपति बनता रहा, 45 साल तक वो खरबपति आदमी है। तो जब आप 18 साल से नीचे अगर आपका कोई भी जिम्मेदारी होगी वो उसके माँ बाप पे जाएगी। तो ये सवाल दूसरी चीज ये कि हम जो इसका रिजॉल्व जो हम चाहते थे वो ये चाहते थे कि JIT पब्लिकली की जाए। जब FBI का चीफ जो है वो अपनी टेस्टिमनी ओपनली दे सकता है तो इसको क्यों छुपाया जा रहा है? ये चीज अगर ओपन कर दे तो ये सारी कंट्रोवर्सीज मर जाएगी। जो धमकियां दी जा रही है जान से मारने की, निहाल आशमी हो गए, मुशाहिदुल्लाह साहब हो गए, राना सदाउल्लाह साहब हो गए, ये हीट जनरेट करे। इनका मनी ट्रेल तो नहीं है ना, तो मनी ट्रेल ये आगे कहां से पैदा करेंगे? कंट्रोवर्सीज पैदा करेंगे, झगड़ा करेंगे, शायद इसका बाइकआउट कर देंगे, ये केस को प्रोलॉन्ग करेंगे। टैक्टिक्स शुरू हो गई है। और मैं इंपॉर्टेंटली आखिरी चीज ये जरूर पूछना चाहूंगा, मुसद्दिक मलिक साहब बड़े डिसेंट आदमी है, कि आप मुझे एक डिफरेंस बताएं मुसद्दिक मलिक साहब और कामरान शाह साहब, आप इनकी मदद कीजिएगा कि कौवे, चील, अब जितने परिंदे हैं, घोड़ा, गधा, ऊंट, हाथी, इनमें क्या चीज कॉमन है? इनमें क्या चीज कॉमन है? इनमें एक चीज कॉमन है कि कपड़े नहीं पहने हुए होते। तो कल हमारी मुल्क की जो एक सेंटिटी है, जो एक इतरामन सीट है प्राइम मिनिस्टर की, उसमें चील और कौवों वाली चीज हो रही है कि उसमें कपड़े उतारे जाएंगे। तो ये बड़ा ही खतरनाक क्या मतलब अमल होने वाला है जिसका इमेज देखिए जी, आप एक इन्वेस्टिगेशन के सामने जा रहे हैं। नहीं, सवालात के ऊपर तो मैंने कोई आपको राय अपनी नहीं दी है, क्योंकि मैं इंडिविजुअल नॉट एज पार्टी, उम्मीद है पूरे पाकिस्तान को है, लेकिन हासिल हसूक मुझे नहीं लग रहा जिस तरीके से चीजें अब चलना शुरू हो गई है इस मुल्क में, ना एहतसाब हुआ है, ना होगा, ना आगे कभी होगा। तो मुझे तो आप कह रहे हैं कि चीलों की तरह कपड़े मुल्क की सैंक्टिटी उतरेगी कल जब नवाज शरीफ साहब जाएंगे। खाल अगर मैं उससे इस तरह एग्री नहीं कर रहा, लेकिन आप कह रहे हैं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं एहतसाब ही नहीं होगा, ये क्या बात? कामरान शाहिद साहब मेरी बात सुने सर, एक पोजीशन की बड़ी रिस्पेक्ट होती है, एक पेडिस्टल की, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी 20 करोड़ पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करती है। उस प्राइम मिनिस्टर को एक डाका, एक चोरी के इल्जाम में इन्वेस्टिगेट करने बुलाया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब तो वहां होंगे मौजूद, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी होंगे। तो उस रिस्पेक्ट, उस सेंटिटी
को तो कपड़े उतरेंगे ही ना। आप क्या बताएंगे पूरी दुनिया के अंदर के मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब सामने आए और यही वो इसको नारा बनाएंगे। देखिए अगर आज उनका मनी ट्रेल है तो मुंह पे मारे कौम के, हमें भी चुप कराए, खत्म करे। जब मनी ट्रेल उस वक्त नहीं थी तो आज नहीं। आप कह रहे हैं मुसद्दिक साहब को देना है। एक मिनट कामरान साहब एक सेकंड दे दीजिएगा। कामरान साहब एक सेकंड दे दीजिएगा। जो मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब मुशर्रफ के दौर के लोग हैं, तो भाई 9 आपके फ्रंट लाइन मिनिस्टर, ठीक है, लेकिन वो जेआईटी का हिस्सा तो नहीं है में, वो मुशर्रफ के तो है सर, वो जेआईटी का हिस्सा नहीं है। मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, लेकिन ब्रेक से पहले उसके बाद आता हूं सेक्रेटरी वाला जवाब देंगे, लेकिन मैं हुकूमत की गोश गुजार एक वीडियो क्लिप करना चाह रहा हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हजूर जो आप घबरा रहे हैं इन कैमरा सेशन से, तस्वीर कैसे जारी हो गई। दुनिया में जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं उनमें लाइव सेशन होते हैं, ऐसी तैसी की जाती है। बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स की जब वो तफ्तीशों के सामने पेश होते, तफ्तीशकारों के सामने, हेनरी क्लिंटन वजीर खारजा के तौर पे उनकी ऐसी तैसी की जा रही, ओपन लाइव, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि तस्वीर है या नहीं। सवाल ये हो रहा था कि आपने मिसमैनेज किया अफेयर्स को कि नहीं, और सवाल यही होना चाहिए यहाँ पे भी। ये हुकूमत के लिए वीडियो क्लिप चला रहा हूँ, देखें, ये है असल जमहूरियत का हुस्न। You knew Chris Stevens very well. I knew him very well. I knew him on July 7th when I went to Libya to observe the elections. And at that time, on July 7th, he expressed me his deep and grave concerns about security, particularly in Benghazi. And he continued to communicate with the State Department, and I don't know who else was privy to those cables, of his deep concern about the security there and the need for additional assistance. And I will argue with facts that after that event took place, after the fall of Gaddafi, the quote soft footprint was partially, to some degree, responsible for the tragedy that took place. The American people and the families of these 4 brave Americans still have not gotten the answers that they deserve. I hope that they will get them. I hope that we can have the kind of discussion where we can agree on certain approaches that will make a difference. I would urge that you look and read both the classified and unclassified versions of the ARB that tries to deal with the very questions that you and Senator Johnson are raising, the timing of it and the like. But I also hope we're looking forward, because right now Libya is still dangerous. It is still in a very unstable status. And whatever we can do for them, we at least ought to agree we need to do and get out there and start delivering. ओपन इंक्वायरी, पूरी वीडियो दुनिया के सामने, और कोई तस्दीक का एलिमेंट नहीं, क्योंकि सवाल का जवाब देना ही पॉलिटिशियंस का काम है। ब्रेक लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ कल एक दफा फिर कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे हैं। इससे पहले वो 97 में गए थे जब सजाद अली शाह ने बुलाया था। अब जीआईटी के सामने जा रहे हैं, जिसको डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वाडा साहब कह रहे हैं कि मुल्क की सैंक्टिटी तार तार हो जाएगी, कपड़े फट जाएंगे। योर टेक एंड योर रिस्पॉन्स। सर, ये तो आपके प्रोग्राम की शान है कि आपके प्रोग्राम के अंदर, सियासी प्रोग्राम के अंदर कपड़े उतारे जाने और कपड़े पहनाए जाने की बातें होती हैं। इस पर मैं क्या तबसरा कर सकता हूँ? ये तो आपका प्रोग्राम है, इस पर आपको तबसरा करना चाहिए। मैं तो आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि खालिद बिन वलीद को जब बुलाया गया, 1 मरतबा नहीं 3 मरतबा बुलाया गया, उनका हिसाब किया गया, तो क्या इस तरह की गुफ्तगू हुई? जब सलाउद्दीन अयूबी साहब पेश हुए और उनका एहतसाब किया गया, तो क्या किसी ने इस तरह की गुफ्तगू की? जब बिल क्लिंटन साहब जो हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस ज्वाइन की, तो क्या लोगों ने इस तरह की गुफ्तगू की? लेकिन ठीक है, ये तो आपका प्रोग्राम है और जो शख्स जो भी कहना चाहिए उसका हक है। मैं तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी वक्त ये एक रिवायत मुल्क में कायम हुई है कि वज़ीर आज़म हों, आप सदर हों, अगर आपको अदालत बुलाए, और ये तो अदालत नहीं है, ये तो एक तफ्तीशी टीम है, और अगर तफ्तीशी टीम भी बुलाए और आपके पास प्रोगेटिव भी हो, जैसे कि आप ब्लू बुक का जिक्र कर रहे थे कि उनको बुलाया जा सकता था प्राइम मिनिस्टर हाउस में ब्लू बुक के तहत कि वो वहाँ पे आके जो भी उन्होंने सवालात पूछ लें, लेकिन कानून के एहतराम में ऐसा नहीं किया गया। वो गए हैं वहाँ पर, ब्लू बुक को साइड पर रख कर गए हैं
और एक अच्छा उन्होंने स्टैंडर्ड जो है और एक अच्छी रिवायत डाली है। आने वाले वक्त में भी लोगों को इस रिवायत पे कायम रहना चाहिए, लोगों को पेश होना चाहिए, अपने आप को पेश करना चाहिए। कानून की स्क्रूटनी एक अच्छी चीज़ है, इससे जमहूरियत जो है मजबूत होगी। और ये नहीं कि हमने ही सिर्फ किया है, इससे पहले पीपल्स पार्टी ने भी अदालत के सामने पेश हुई है। लेकिन ये जितनी भी गुफ्तगू हो रही है, हमसे तो खैर 3 नस्लों का हिसाब मांगा जा रहा है, 1970 के कागजात मांगे जा रहे हैं, तो एक और पार्टी के लीडर जो हैं उनसे तो सिर्फ एक मकान का हिसाब मांगा जा रहा है, तो उनसे नहीं दिया जा रहा। वो तो पिछले 5, 7, 8 साल के कागजात जो हैं वो पेश करने से कासिर हैं। उन्होंने तो ली हुई थी वो असासे छुपाए जाने के ख़िलाफ़ जो एमनेस्टी आई थी, तो उसमें जब उन्होंने अपने असासे डिक्लेयर किए तो क्या इससे साबित नहीं होता कि उन्होंने असासे छुपाए हुए थे? तो ये छोड़ दें बातें, हर एक को अपना अपना हिसाब देना। उनका भी मुकदमा चल रहा है, हमारा भी मुकदमा चल रहा है, हमने अपने आप को पेश किया है, वो भी हमें उम्मीद है इसी स्पिरिट के अंदर बात को आगे बढ़ाएंगे और इन तमाम चीज़ों से जमहूरियत जो है वो मजबूत होगी। तो मैं इस वजह से कपड़ों वपड़ों की बात का तो मैं इससे ज़्यादा कुछ जवाब नहीं दे सकता सर। असल में 1980s के अंदर और ख़ास तौर पे 90s के अंदर, 80s 90s के अंदर जो तस्वीरें शाया होती थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, नुसरत भुट्टो साहिबा की, जिनमें से अक्सर झूठ थी, वो उस वक्त की अपोजिशन ऑब्वियसली PML जो थी, मुस्लिम लीग उस ज़माने की, वो जिस तरह के कपड़े और जिस तरह उनको पर्सनल मैटर्स को और झूठ बना के भी और पेश करते थे, तो उसके बाद तो इस मुल्क की सियासत का रवाज ही ये है कि आप दूसरे ओपोनेंट जो है उसकी तो ख़वातीन को भी ना छोड़ें। तो अब इसी कल्चर का हिस्सा है ये पॉलिटिकल टॉक शो भी इसी मुल्क में। सर मेरी अर्ज़ सुन लें, उसके बाद आप ज़रूर बोलिएगा। सदीक मलिक साहब, 1990s के अंदर आपकी जो मुस्लिम लीग है उसने जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो की कैरेक्टर असैसिनेशन की, वो तो अखबारों में छपे, मैं तो यहाँ चला भी नहीं सकता। वो जो जिस तरह उनकी ऐसी तैसी की गई और ज़्यादती की गई मेरे हिसाब से पॉलिटिकल ओपन, तो वो जो कल्चर तरवीज दिया आप मुस्लिम लीग ने, वो अब उसका मैं क्या कर सकता हूँ। और आप ही के प्लेटफॉर्म से शेख रशीद साहब जो है जिस तरह की लैंग्वेज बेनज़ीर, अगर मैं वो स्पीच चला दूँ इधर, तो ये कपड़े उतारने वाली बात, सैंक्टिटी वाली बात तो बड़ी पीछे रह जाएगी। आपको और मुझे मिलकर शर्मिंदगी होगी कि नवाज शरीफ साहब साथ खड़े हैं और शेख रशीद साहब से क्या क्या कहलवा रहे हैं। बंदर तक तो, बंदरिया तक तो कहा है बेनज़ीर भुट्टो को उन्होंने, और आप क्या, और वो कह रहे हैं पिंजरे में बंद, और क्या क्या आप चाहते हैं इस मुल्क की सियासत में, सियासतदानों ने किस तरह जो है सियासत को शेप अप किया है। तो उसी के अंदर टॉक शो होगा, उससे बाहर नहीं हो सकता। नबील कबूल साहब, मुझे ये बताइए कि आपको लगता है ज्यादती हो रही है नवाज शरीफ साहब के साथ, कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, और ब्लू बुक सेटिस्फाइड करके अगर वो जा रहे हैं तो उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। नबील साहब, कामरान साहब, 2-3 चीजें मैं आपके पास लाजमी आऊंगा, 1 मिनट मैं आऊंगा, लेकिन ये कि जी मैं आऊंगा डॉक्टर साहब। जी नबील साहब, ब्लू बुक की जहाँ तक आपने बात की है, तो मैंने वही कहा ना कि देखें प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो चाह रहे हैं वही हो रहा है, जिस तरीके से चाह रहे थे उसी तरीके से सब कुछ हो रहा है। और वो जो ब्लू बुक की आप बात कर रहे हैं वो ज़ाहिर है वो तो अब मासूम बनने के लिए वो तो खुद पेश होंगे GIT के सामने। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही और आपने अच्छा याद दिलाया 1990 का वक्त, तो इनको मुस्लिम लीग नून वालों को वो भी याद रखना चाहिए कि जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जेल में मिलने जाती थी आसिफ जरदारी साहब, तो उस वक्त एज एक्स प्राइम मिनिस्टर उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता था, उनको बाहर फुटपाथ पे बैठना पड़ता था जेल के, और फिर जेलर का जब मर्जी होता था उनको अंदर बुलाते थे, मैं साथ होता था उनके। अच्छा। ये नज़ारे भी हमने देखे, वो पिक्चर्स भी छपे मीडिया के, वो भी हमने देखे। शर्मिला फारूकी अपनी माँ के साथ कोर्ट के बाहर नीचे ज़मीन पे बैठी रहती थी, एहतसाब बैरू के जो सैफुर रहमान हैं, और जो सैफुर रहमान ने हरकतें की है, बदतमीज़ियाँ की हैं, आज भी वो चहीते हैं नवाज शरीफ साहब के। क्या उनसे ये आज किसी ने एहतसाब किया? उसका किसी ने नहीं किया। आज भी उनको फुल प्रोटोकॉल मिलता है। तो देखिए, ये शुरुआत आप लोग ने की है, गाली गलोच और सुप्रीम कोर्ट पे हमला सज्जाद अली शाह के वक्त में आप लोग ने किया है, हमने नहीं किया है। हम तो आज भी कह रहे हैं, हम आज भी सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि आपकी दफ़ा के लिए हमारे इदारे तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम भी मौजूद हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हम भी मौजूद रहेंगे जिस दिन आपका वर्डिक्ट आएगा। और कल आप देख लेना कि कल हज़ारों की तादाद में मुस्लिम लीग नून वाले कोशिश करेंगे वहाँ पर पहुँचने की। प्राइम मिनिस्टर जब अंदर होगा वहाँ पर भी कोई इंसिडेंट हो सकता है। तो ये बातें करना, फिर चौधरी निसार की वो स्टेटमेंट जिसने इसने कहा कि डॉक्टर आसिफ की 400 घंटे की जो है मेरे पास वीडियो फुटेज है जिसमें वो रो रहे हैं, खुद इनके अपने चौधरी निसार के अल्फाज है। तो ये इस तरीके से ये शुरुआत इन्होंने की है, और अभी आगे क्या क्या होगा तो अभी तो ये शुरुआत आप कुछ कहना चाह रहे थे साहिबा भी पेश हो मेरे तबसरे के बाद, हिस्टोरिकल तबसरे के बाद। जी
देखिए, मैं यही कहना चाहता था कि मैंने तो आपके सामने बैठ के रिकग्नाइज़ किए हैं पीपल्स पार्टी की कुर्बानियाँ। भुट्टो साहब शहीद हुए, मोहतरमा खुद शहीद हुई। 1990 की दिहाई की जो सियासत है वो अब तारीख़ की खाक चाट रही है इस वक्त। वो एक अजीब सा वक्त था और ये प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी कह चुके हैं कि 1990 की सियासत हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। अब भी बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिनको इसी तरह से उछाला जा सकता है, लेकिन नहीं उछाला जाता है और नहीं उछाला जाएगा क्योंकि वो 90 की सियासत पीछे रह गई है। शेख रशीद साहब किसी ज़माने में हमारे साथ पीआईडी के अंदर आप लोगों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर इमरान खान साहब का जो एक ज़ाती मामला है लॉस एंजलिस अदालत का, क्या वो लोग नहीं वो मसला नहीं उठाते? उसका क्या ताल्लुक है पाकिस्तान की करप्शन और पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी के? वो भी तो अभी भी उठाते हैं आप उनके कपड़े भी तो उठा रहे होते हैं ना, तो वो क्यों ना उठाए पीटीआई वाले? जिस लैंग्वेज में आप उनसे बात करें वही तो उसमें मेरे टॉक शो का कसूर क्या है? नहीं कामरान साहब, मैं सबसे आपके जावेद लतीफ साहब ने क्या कहा था? इवन मुसद्दिक मलिक साहब एक दिन मैं हैरान रह गया कि आपने ये कहा कि लॉस एंजलिस केस के ऊपर बात तो कर लेने देना भाई। जी 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 कामरान साहब बात तो कर लेने दीजिए। जी करें। ये सवाल तो आप उठा रहे हैं, मैं तो उस पर तबसरा नहीं कर रहा हूँ। मैं उसको ये आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक ज़िम्न के अंदर वो बात होती है और वो ये है कि जब आप अंडर ओथ किसी कोई गलत बयानी करते हैं जो बाद में अदालत उसको कहती है कि आपने गलत बयानी की और कोई फ़ैसला देती है, तो ये बात सिर्फ गलत बयानी अंडर ओथ यानी कुरान पे हाथ रख के हलफ लेने के बाद जो आप गुफ्तगू अदालत में करते हैं, अगर वो गलत साबित हो जाए तो उस ज़मीन में बात होती है। राइट। हमने तो उनके उसके अलावा मैंने तो उनके केस का रेफरेंस सिर्फ इसी हवाले में दिया। ज्यादती हो जाएगी अगर वाडा साहब का मैं कमेंट नहीं लूंगा, उसकी तफसीलात के अंदर भी मैं नहीं गया। ठीक है मैं जी वाडा साहब मैं फिर भी मुसद्दिक मलिक साहब को मैंने जो कुछ भी कहा रिगार्डलेस ऑफ दैट मैं आपको यही कहूंगा कि ये टॉक शो या टॉक शो ना हो, लैंग्वेज जो है वो आपकी आइंदा आने वाली नस्लों को आप क्या सिखा रहे हैं, वो अगर इमरान खान साहब के हम धरने देख लें तो वो भी बड़े डिसअपॉइंटिंग है जो लैंग्वेज वहां इस्तेमाल होती रही है और खुद आप लीडर करते रहे, वो भी कोई अच्छी मिसालें नहीं है। कामरान साहब देखे एक क्रेडिबल एंकर का काम होता है, चाहे मैं गलत हूँ, नबील साहब हो या मुसद्दिक मलिक साहब हो, वो आईना दिखाए। आप 1990 की दिहाई छोड़ दें, परसों का आपका शो आप उठा के देख लें जिसमें पागल शेर अली पाबत शेर अली जो है उसने क्या लैंग्वेज क्या जबान इस्तेमाल की है। मैंने और मेरी पार्टी ने आज तक नवाज शरीफ साहब की किसी फीमेल एमएनए एमपीए या उनकी बेटी या किसी के लिए आज तक एक लफ्ज नहीं बोला है। सारे हकायक सबको पता होते हैं, लेकिन हमने कभी उसको हवा नहीं दी उस किस्म की घटिया सियासत को। आप परसों का अपना शो उठा के देखें, आबिद शेर अली की जबान लैंग्वेज और आप तलाल चौधरी की जबान और लैंग्वेज आप खुद देखें और फैसला करें। नहीं लेकिन अगर कोई गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन ये वाडा भाई कि आप भी लैंग्वेज गलत यूज करें, मैं एक ब्रेक लूंगा लेकिन इसी बात पे जी ब्रेक। ओपोनेंट्स ने, क्लिंटन के ओपोनेंट्स ने, ब्लेयर के ओपोनेंट्स ने उनको इम्पीच करना चाहा, फारिग करना चाहा, सब कुछ किया, लेकिन ना फैमिली पे हमले हुए, ना पर्सनल ज़ातियात पे बात की गई। पाकिस्तान के सियासतदानों को इस चीज़ को लर्न करना पड़ेगा कि ज़ातियात जो है उससे आपकी असल बात जो बड़ी पीछे रह जाती है। हमारे टॉक शोज इसी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। पॉलिटिक्स सही हो जाएगी तो हम वही रिपोर्ट करेंगे, हमने सिर्फ आईना दिखाना होता है, वो अब दिखाते रहेंगे पॉलिटिशियंस को भी और बाकी लोगों को भी, अवाम के बिहाफ पे। कल तक दीजिए मुझे इजाज़त।